क्या हाल है बालक, तुम लोग का कैसा चल रहा है पढ़ाई? चलो यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो यूनिट एंड डायमेंशन में आगे बात करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में आगे हम लोग बात कर रहे थे डायमेंशन के प्रॉपर्टीज के बारे में। डायमेंशन का प्रॉपर्टीज हम लोग देख लिए थे कि डायमेंशन का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, क्या काम करेगा, नहीं करेगा, क्या यूजेज है। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। विथ हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन फाइंड आउट relationship between more than two physical quantity या इसी को कहते हैं with help of dimension we can write dimension of a physical quantity in term of assumed fundamental। दोनों एक ही बात है और आईटी का फेवरेट साइड भी है। अभी जस्ट हम लोग देखेंगे आईटी 2019 में क्या सवाल पूछा, 20 में क्या सवाल पूछा इस कॉन्सेप्ट पे, तो हम लोग वो चीजें देखेंगे क्या पूछता है, क्या फंडा है, समझ लो। अगर मान लो मास लेंथ टाइम फंडामेंटल है, जो ओरिजिनल फंडामेंटल है, तो हम लोग को पता है भाई कि वेलोसिटी का डायमेंशन कितना, तो lt-1, फोर्स का कितना, तो mlt-2, एनर्जी का कितना, ml2t-2, इस तरह का होता चला जाता है। अब सवाल आपसे कहेगा कि अगर ये फंडामेंटल ही बदल दो, मतलब बोलेगा फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फंडामेंटल ले लो, मास लेंथ टाइम को नहीं, तो पूछेगा पावर का क्या होगा डायमेंशन बता। एक नया टाइप का कॉन्सेप्ट, क्योंकि एंट्रेंस कंडक्ट करने वाले को ये पता है कि बच्चे रट्टा मार के रखते हैं मास लेंथ टाइम को, इसलिए वो नया, पिछले अगर देखो तो 7-8 ईयर से ये ट्रेंड आया कि नए टाइप का सवाल एज्यूम्ड फंडामेंटल के टर्म में सवाल पूछना शुरू कर दिया। आईटी तो आईटी यार नीट पूछना शुरू कर दिया, नीट भी पूछता है। तो इस तरह के सवाल को कैसे टैकल करोगे? मास लेंथ टाइम में तो रट्टा रहता था। अगर 10 साल पहले तक का सवाल देखो तो एग्जाम वाले डायरेक्ट पूछते थे कि थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन क्या होगा, कंडक्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, इंडक्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, ऐसे सवाल होते थे। मास लेंथ टाइम करंट टेम्परेचर के फॉर्म में लोग याद रखते थे, पुटिंग गेटिंग मारा आंसर आ गया। लेकिन ये जो टाइम आया 7-8 ईयर से कह लो कि यहाँ नीट और जेईई दोनों ने पैटर्न बदला और वो मास लेंथ टाइम को हटाकर नया एज्यूम्ड फंडामेंटल के टर्म में सवाल पूछना शुरू कर दिया। या कहेगा तो एक तरह का ये कॉन्सेप्ट आया। दूसरा कॉन्सेप्ट आया कि मान लो कोई 3 फंडामेंटल टर्म दिया हुआ है, कहेगा उसके बीच रिलेशन क्या होगा बताओ। दोनों का एक ही मतलब है। जैसे मैं आपको बोलूं, देखो मैं एग्जांपल में बोलता हूं कि फोर्स, वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फंडामेंटल है, पावर का डायमेंशन बताओ। लिखेंगे आगे, ये क्या है, तो ये है फोर्स, ये क्या है तुम्हारा, ये है वेलोसिटी, ये क्या है तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ये है पावर। मैंने कहा ये तीनों फंडामेंटल है, तो पावर का डायमेंशन बताओ इस तीनों के टर्म में। या मैं ये बोलूं इस चारों के बीच रिलेशन बताओ, मेरी बात देखी होगी।
अगर इस तीनों के फॉर्म में इसका डायमेंशन निकालना हो या इस चारों के बीच रिलेशन निकालना हो, कॉन्सेप्ट एक है। इस तरह के सवाल को कैसे टैकल करोगे? तो मैं बोलूं, देख लो, सीधा सीधा फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन, कह लो एक्स वाई जेड एंड अल्फा। अल्फा कोई टर्म है, कौन है नहीं पता। एक्स वाई जेड एंड अल्फा के बीच आपको बोला गया रिलेशन निकाल, या इसी को क्या कहेगा, डिफाइन डायमेंशन ऑफ अल्फा या देख लो, इफ एक्स वाई जेड एज्यूम्ड एज फंडामेंटल फाइंड डायमेंशन ऑफ एक्स वाई जेड। अगर फंडामेंटल मान लिया जाए तो अल्फा का क्या डायमेंशन होगा आप कैलकुलेट करो। देखो रिलेशन में और इसमें एक छोटा सा फर्क है। रिलेशन निकालना है तो किसी को लेफ्ट साइड में आप रख सकते हो, लेकिन अगर डायमेंशन कह दिया अल्फा का, अल्फा लेफ्ट में बाकी राइट में। लेकिन फाइनल आंसर अगर बोलोगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, हर हाल में दोनों का सेम। एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। मान लो ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, तो रिलेशन क्या निकालना है, ये भी फोर्स हो गया। अगर अलग अलग रहेगा तभी तो परेशान करेगा हम लोग को। इस टाइप के सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे आप समझिए तरीका। अगर एक्स वाई जेड अलग अलग है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या पॉसिबल है, तो कहोगे नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा नहीं जा सकता। कहोगे घटा लेंगे, क्या पॉसिबल है, तो ये भी नॉट पॉसिबल है क्योंकि घटाया भी नहीं जा सकता। आप कहोगे गुना करेंगे x इंटू वाई इंटू जेड, या आप कहोगे डिवाइड करेंगे x इंटू वाई डिवाइडेड बाई जेड। मैं बोलता हूं रिलेशन ये पॉसिबल है, लेकिन इस रिलेशन में एक चक्कर है थोड़ा सा। क्या चक्कर है भाई? तो ये कैसे पता चलेगा कि पावर वन ही होगा तीनों का? कहोगे ये दोनों रिलेशन पॉसिबल है, तो फिर डिसाइड कैसे करेंगे? दोनों रिलेशन मेरे ख्याल से एक जैसा है। ध्यान देकर देखो जो लिखे हो, x का पावर 1, y का पावर 1, z का पावर 1। इसमें x का 1, y का 1, नीचे है z, अगर वो ऊपर जाएगा तो z का पावर -1। बात एक ही हो गया। तुम अगर रेशियो में लिखे हो, मैं इसे प्रोडक्ट में लिखना चाहता हूं, कहां कोई अंतर है? x इंटू वाई इंटू जेड। तो पावर अगर प्लस आएगा इसका मतलब प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है। पावर अगर माइनस आएगा तो रेशियो है, डिवीजन है। लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का एक है। तो आप लिखने के लिए ये रिलेशन लिख सकते हो, लेकिन एक परेशानी है हमारे साथ, और वो ये कि मुझे नहीं पता कि पावर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्या होगा। इसलिए जब कभी भी इस तरह का सवाल सॉल्व किया जाता है तो हमेशा आप ध्यान रखोगे, कॉन्सेप्ट को यूज करोगे कि आप एक टर्म को एलएचएस में लिख लीजिए अल्फा। आप कह सकते हैं कि अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखने में दोनों अल्फा लगेगा, कंफ्यूज मत करना। ये अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? तो x आपने लिखा, कुछ ना कुछ पावर होगा, y आपने लिखा। मुझे नहीं पता ABC का वैल्यू कितना है, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ABC का वैल्यू कितना है। यही कैलकुलेट करके पुट कर देंगे, हो गया, डायमेंशन तैयार हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल में बड़ा ही अच्छा सवाल होता है, इंटरेस्टिंग होता है, और आज के टाइम के लिए थोड़ा खतरनाक भी होता है थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम वाले जो सवाल पूछते हैं स्वाभाविक रूप से थोड़ा खतरनाक है।
तो मैं बोलूं एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि किसी एक टर्म को एलएचएस में रखना, बाकी सारे टर्म को आरएचएस में, क्योंकि इक्वेशन तभी बोला जाता है जब उसमें एलएचएस आरएचएस दोनों हो। कोई भी इक्वेशन आप लो, कोई फिजिकल इक्वेशन, सिर्फ एलएचएस रहेगा इक्वेशन नहीं होगा, सिर्फ आरएचएस रहेगा नहीं होगा, एलएचएस भी होना चाहिए, आरएचएस भी होना चाहिए। तो मैं बोलूं आपसे कि इसमें एलएचएस है, आरएचएस भी है, कौन? तो एक्स, वाई और जेड है। पावर कितना मुझे नहीं पता, पावर मैंने लिख दिया ए बी एंड सी। पावर अगर लिखा गया है बस पावर कैलकुलेट कर लो, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। सही है? अरे तरीका तो समझ लिया। पावर का वैल्यू लिखने का तरीका, एक टर्म को एलएचएस में लिखेंगे, बाकी सारे टर्म को आरएचएस में, प्रोडक्ट में। कहोगे रेशियो में क्यों नहीं? क्योंकि यहीं से आंसर अगर मान लो ये माइनस हो गया तो ये नीचे आ जाएगा, ये माइनस हो गया ये नीचे आ जाएगा। तो सबको हम प्रोडक्ट में लिखेंगे, पावर डिसाइड करेगा कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा। तो सारे टर्म को प्रोडक्ट में लिखना और पावर ए बी सी लिख देना, कैलकुलेट करना, जो होगा वो आंसर होगा फाइनल। समझ रहे? देख लो तरीका मैं समझा रहा हूं, पहले छाप ले इसको। चल जो लिखे थे वहीं से शुरू करते हैं। चल एक टाइम पीरियड वाला सवाल से शुरू करते हैं। क्या बता रहे हैं देख लो। फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैपिटल P, डायमेंशन बोलोगे तो T के बराबर, लेंथ ऑफ पेंडुलम डायमेंशन बोलोगे L के बराबर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT माइनस। इन सब के बीच का रिलेशन क्या होगा आप कैलकुलेट करके बताओ। बिल्कुल सीधा सीधा बात है। देखो तीन टर्म के बीच रिलेशन निकालना है, किसी एक को हमें रखना पड़ेगा एलएचएस में, बाकी सबको रखना पड़ेगा आरएचएस में। किसको रखें? तो हम लोग टाइम पीरियड को रख लेते हैं, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन आपको नहीं पता, मुझे पता है, उसी के फॉर्म में होता है। तुम कहोगे कि जरूरी है सर आपको पता है, अगर हमें नहीं पता है तो तुम लेंथ को रख लो, आंसर डिफर नहीं करेगा, हर हाल में सेम होगा। मैं करके दिखा दूंगा थोड़ी देर में। तो मैंने कहा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि एलएचएस में जो रखेंगे उसका पावर 1, आरएचएस में जो लिखेंगे उसमें बच गया लेंथ, लेंथ का पावर A, G तो पावर B। तुम कहोगे कि वहां तक तीन टर्म आप लिए थे, यार मैंने बोला कि तीन टर्म दिया रहेगा तो तीन लेंगे, अगर दो रहेगा तो क्या तब भी कहेंगे तीन रखना पड़ेगा हमें? जितना दिया रहेगा वही लेंगे। दो दिया हुआ लेंथ और G, तो मैंने लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को प्रोडक्ट में लिखा, पावर A पावर B। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट ले लिए, ताकि लिखने में आसान लगे, देखने में अच्छा लगे। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। नाउ राइट डायमेंशन ऑफ, फाइनल हो गया ये। TL, तीनों का डायमेंशन लिखो। अगर तीनों का डायमेंशन लिखोगे तो क्या होगा देख लो। एलएचएस में आप कह सकते हो कि मास नहीं है, लेंथ बिल्कुल नहीं है, टाइम है। आरएचएस में कहोगे तो कह सकते हो कांस्टेंट का तो कोई मतलब नहीं, लेंथ के लिए मास नहीं है, लेंथ है, टाइम नहीं है, पावर A। और इसके लिए कहोगे मास नहीं है, लेंथ है, टाइम है, क्या किए? इसके जगह पे लिख दिए टाइम का डायमेंशन, इसके जगह लिख दिए लेंथ का डायमेंशन, इसके जगह पावर जो था वो लिख दिया। आप देखो यहाँ पे कहोगे कि मास नहीं है, लेंथ
मास का पावर 0, लेंथ का पावर a, टाइम का पावर 0, मास का पावर 0, लेंथ का पावर b, t का पावर -2b। सही। देखो आप कह सकते हो यार मास में तो कुछ है ही नहीं, लेंथ में यहाँ a है यहाँ b है, सेम बेस है, सेम बेस में पावर जुटता है। कॉन्सेप्ट याद होगा बचपन से, बचपन से मतलब 9th से याद होगा। टाइम के लिए बोलेगा, देख लो, टाइम के लिए कहोगे ये 0, ये कहोगे -2। मास नहीं, लेंथ नहीं, टाइम। अब देखो क्या कहता है कॉन्सेप्ट आपका। तो अगर ये इक्वेशन सही है तो डायमेंशन ऑफ LHS एंड डायमेंशन ऑफ RHS हर हाल में क्या होगा, तो सेम होना चाहिए। मतलब इक्वेटिंग पावर, पावर मतलब वही डायमेंशन है। तो सही इक्वेशन में LHS का जो डायमेंशन होगा वही RHS का। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद करो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता था इक्वेशन के LHS का डायमेंशन RHS का डायमेंशन हर हाल में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम होना चाहिए तो इक्वेटिंग पावर देख लो, मास में तो बराबर बराबर निकल गया। लेंथ का जरा देखते हैं, लेंथ में इधर में कितना था 0, उधर में कितना था a + b, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। टाइम में थोड़ा देख लो, इधर में टाइम का पावर नहीं कुछ है, मतलब कितना है तो 1, उधर में कितना तो -2b, b का वैल्यू -12। अब अगर b का वैल्यू -12 तो 0 = a -12, a का वैल्यू कितना 1/2। इसका मतलब हो गया कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लगा टाइम पीरियड जो होगा k, l का पावर ½ g का पावर -½ देख लो, मैंने प्रोडक्ट लिया था लेकिन माइनस आकर बता दिया ये प्रोडक्ट नहीं, रेशियो रिलेशन है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो निकला k × √L/g, अगर आंसर के लिए दौड़ोगे तो क्या होगा, ध्यान देकर देख लो। आप कह सकते हो k √L/g, टाइम पीरियड कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रिलेशन यही करेक्ट है। लेकिन अगर हमें याद है तो उसके हिसाब से कहें k का वैल्यू 2π, आप भी पढ़ोगे आगे चल के तो ये रिलेशन याद रहेगा। SHM में डिराइव करके दिखाएंगे कि k का वैल्यू जो होता है कांस्टेंट है, 2π फिक्स है, और ये रिलेशन आएगा 2π √L/g के बराबर। मतलब ये रिलेशन डिराइव करके दिखाएंगे, लेकिन यही k जो है ये कांस्टेंट है, अलग अलग रिलेशन के लिए अलग अलग होगा। ना मुझे पता ना आपको पता, जो कोई ढूंढेगा वही साइंटिस्ट बनता है, उसी का नाम छपना शुरू हो जाएगा। कोई भी 3-4 फिजिकल क्वांटिटी उठा फिजिक्स से, उसके बीच रिलेशन निकाल, बड़े आराम से निकलेगा। लेकिन तुम्हें फंसाएगा कहाँ, कांस्टेंट पे। अगर कांस्टेंट ढूंढ लोगे तो तुम्हारा नाम साइंटिस्ट में हो जाएगा यार। अगर कांस्टेंट नहीं ढूंढ पाए तो पढ़ते रहा, यही वाली बात है। एग्जाम वाला क्या पूछेगा, एग्जाम वाला कांस्टेंट नहीं, क्योंकि कांस्टेंट तो लेबोरेटरी मेथड से होता है, यह बोर्ड पे कांस्टेंट डराइव नहीं होता है। कांस्टेंट लैब में तैयार किया था, लेबोरेटरी मेथड से कैलकुलेट करके आ जाता है कितना होगा वैल्यू। तो अलग अलग टाइम, अभी 2π आया, हर बार 2π होगा जरूरी नहीं, अलग अलग टाइम अलग अलग होगा। अभी मुझे पता है SHM के रूल के हिसाब से कि यहाँ 2π होगा, मैंने पुट कर दिया। तो आपको कांस्टेंट पे नहीं, रिलेशन पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि रिलेशन क्या होगा। रिलेशन क्लियर है, निकालने का तरीका और एग्जाम्पल देख लो, फटाफट छाप लो इसको।
अगला एग्जाम्पल, फाइंड आउट relationship between velocity of wave on a string, comma, tension in a string and linear mass density of a string वेलोसिटी, टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी, इन सब के बीच रिलेशन निकालना है। पहली बात तो मैं वेलोसिटी का बोल दूं LT-1, टेंशन का बोल दूं MLT-2 और म्यू के लिए ML-1। अब देख, इस तीनों के बीच रिलेशन निकालना है। किसी एक को LHS में रखो, किसको रखोगे तो रख के देखते हैं। मान लो वेलोसिटी रख दी है। अच्छा, इससे पहले वाले में मैंने बोला था कि LHS में किसी और को भी रख के दिखा देंगे। चलिए इसमें चेक करके दिखा देंगे। फिलहाल वेलोसिटी को रखे, तुम कहते तो टेंशन को भी रख सकते थे, म्यू को भी, किसी को रखो कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा है तो कह तो सकते ही हो V = K T का पावर A म्यू का पावर B। अब डायमेंशन लिख दो। वेलोसिटी का मतलब मास नहीं है, लेंथ है, टाइम। कांस्टेंट का तो कुछ लिखना नहीं है हमें। टेंशन का क्या लिखोगे बाबू MLT-2, म्यू का क्या लिखोगे ML-1। आप लिखिएगा मास का पावर A, लेंथ का पावर A, टाइम का पावर 2A, मास का पावर B, लेंथ का पावर -B। जो था जैसा था पावर मैंने लिख दिया। आगे देख, ये तो समझ में आ गया। मास का पावर A + B सेम बेस में झुकता है, देख लो। इसका A इसका B, अगर पावर सेम बेस है तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। लेंथ के लिए देखो, यहां A है, यहां -B है तो A - B सेम बेस में। फिर से कहोगे टाइम का, यहां तो अकेला है। LHS में मास तो है ही नहीं, लेंथ। क्या किए देख लो, रिलेशन लिख दिए। किसी एक को मैंने लेफ्ट साइड लिखा वेलोसिटी को, बाकी सब राइट साइड में आएगा। और अगर राइट साइड में आएगा तो प्लस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, प्रोडक्ट वाला रिलेशन होगा। और डिसीजन पावर करेगा कि वो प्रोडक्ट है या रेशियो। मैंने प्रोडक्ट का लिख दिया, A और B लिए। फिर से तुम बोलोगे C क्यों नहीं लिए, तीसरा कोई टर्म ही नहीं था, C ले कहां से, अपने को आपको पुट करके लिख देगा। तो तीसरा टर्म रहता तो लेते, थोड़ी देर इंतजार तो कर, तीसरा टर्म भी आएगा, हम लोग C भी कंसीडर करेंगे। फिलहाल देख लो, अब कहोगे क्या, तो अब कहोगे बस एक कॉन्सेप्ट, इक्वेटिंग पावर। इक्वेटिंग पावर मतलब डायमेंशन, पावर का मतलब डायमेंशन। अगर इक्वेशन करेक्ट है तो डायमेंशन LHS, डायमेंशन RHS सेम होगा, वही काम बस कर रहा है। अगर पावर इक्वेट करोगे तो मास के लिए कहोगे A + B। कहां से, तो ध्यान दो, मास का मास से कंपैरिजन। मास में 0, मास में A + B, A + B = 0, इक्वेशन नंबर 1। लेंथ में कहोगे, लेंथ में देख लो पावर 1 A - B, अब कहोगे A - B = 1। लेंथ का पावर 1 हो गए, दिखने रहा है, दिखेगा नहीं कुछ है तो 1 है, पावर 1 A - B। टाइम बोलोगे -1, टाइम बोलोगे -2A, -2A -1 A = 1/2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ही मार लो, 1 से
1/2 प्लस b इक्वल 0, b का वैल्यू -12, a निकल गया, b निकल गया, हो तो क्या क्लियर है? इसका मतलब टाइम पीरियड की वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकला, फ्रॉम इक्वेशन नंबर कैपिटल ए, नाम दे दिए बस, 1 2 यहां लिख दिए थे इसलिए लिख दिए कैपिटल ए। अब कहोगे k t का पावर a म्यू का पावर b, k t का पावर a मतलब 1/2, म्यू का पावर b माइनस, आप कह सकते हो v इक्वल्स k t का पावर हाफ बाई म्यू का पावर हाफ, v इक्वल्स k रूट ओवर t बाई म्यू। आप रिलेशन का बात करोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टी बाई म्यू। एक्सपेरिमेंटली यहां भी देखा गया k इक्वल्स 2 पाई, हो गया हर बार होगा नहीं यार, वे वाले केस में भी k का वैल्यू 2 पाई था, इसलिए जो रिलेशन फाइनल आएगा वो 2 पाई रूट ओवर टी बाई म्यू के बराबर होगा। कोई दिक्कत है? छापो फटाफट। अब तुम बोलोगे किसी और को लेके दिखाइए एलएचएस में, वेलोसिटी ही क्यों लिए कोई और? कोई बात नहीं, वेलोसिटी को मत लो, किसी और को लेते हैं, देख ले। किसको ले? 3 टर्म है हमारे पास, वेलोसिटी, टेंशन, लीनियर मास डेंसिटी। अब कहोगे लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है? ये सब चीज आगे चल के पढ़ेंगे, अभी फिलहाल परेशान नहीं होना, टर्म्स बस आएगा याद रखना, आगे बढ़ते चलना। किसको ले? तो इस बार टेंशन को ले लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का पावर a म्यू का पावर b। इसके पहले वाले एग्जांपल में भी जो था t एलएचएस में लिए थे 2 पाई रूट ओवर l बाई जी आया था, आप l को भी ले सकते हो, g को भी, किसी को भी एलएचएस में लिख सकते हो। यहां मैंने लिख दिया। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे, कांस्टेंट डालो, बिल्कुल डाल दो, डायमेंशन लिखो, t क्या है? टेंशन, टाइम नहीं लिखा हुआ है, और डायमेंशन थोड़ी देर पहले लिखे थे mlt -2, k का तो कुछ है नहीं, वेलोसिटी के लिए lt -1 और ml -1। आप सीधे सीधे बोल सकते हो l का पावर a, t का पावर -a, m का पावर b, l का पावर -b। ये तो समझ में आ गया। मास का पावर b, लेंथ का पावर a माइनस b, और टाइम का पावर, यही तो अपना है ml। कुछ नहीं करें, देख लो, ध्यान देकर देखना। वेलोसिटी के जगह लिख दिए, म्यू के जगह लिख दिए, पावर a पावर b, a है तो लेंथ का पावर a, टाइम का पावर, मास का, लेंथ का। अब सेम बेस में पावर जुड़ता है तो ये मास अकेला लेंथ में जुड़ गया, टाइम के लिए अकेला है, लिख दिए, ये भी मत ले लेना यार। अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं, इक्वेटिंग पावर, अगर इक्वेशन सही है तो पावर तो बराबर होगा। इधर में ध्यान दो, इधर में ध्यान दे लो यार, इधर में भी ध्यान दे लो। क्या है? इधर मास का पावर नहीं कुछ है, 1 है, तो 1 इक्वल्स b। कहोगे टाइम का, टाइम के लिए जरा देख, टाइम में -2 है और -1 है, इसके हिसाब से बात करो, -2 माइनस a, आप कहोगे a इक्वल्स 2। तुम कहोगे इसका क्यों नहीं निकाले? निकालने कमेंट करें तो ये a माइनस बी बराबर 1, a का वैल्यू कहोगे 2 माइनस बी बराबर 1, पुट करके देख लो, यही आएगा। तो मेरा मकसद था, 2 टर्म हमने माना था a और b, तुम्हारा 3 4 कितना भी इक्वेशन आए,
लेकिन सॉल्व करोगे तो दो ही अननोन, ये दोनों अननोन का रिजल्ट आएगा, जितनी बार करोगे सेम ही आएगा। तो आप कहोगे कि ये इक्वेशन नंबर ए है। नाउ फ्रॉम ए से क्या बोलोगे? तो आप कह सकते हो t इक्वल्स के v का पावर a म्यू का पावर b के v का पावर a का मतलब 2। आप अगर इसी को लिखते हो तो यहां लिख सकते हो कि v स्क्वायर, मैं तो बोलूं v स्क्वायर बराबर t बाई म्यू, लिख सकते हो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर म्यू, v स्क्वायर डायरेक्टली टू t बाई म्यू, v डायरेक्टली टू रूट ओवर t बाई म्यू। कांस्टेंट का गड़बड़ी, मैं तो पहले ही बोला कि डायमेंशन कभी भी कांस्टेंट को नहीं पहचानता, न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई दोस्ती नहीं है इसका। ये सिर्फ रिलेशन को जानता है, फिजिकल क्वांटिटी को जानता है, टेंशन और न्यू को जानता है, रिलेशन डिफाइंड हो गया। ऐसा ही है ना? दिक्कत है? बोलो। अब देखो आप, तुम्हारा इस तरीके से निकाला तो भी रिलेशन यही है, ये तो वैल्यू मैंने लिख दिया जस्ट, पता है इसलिए रिलेशन यही है। इस तरीके से निकाला तो भी रिलेशन यही है। तुम कहोगे सर ए बी का वैल्यू तो अलग आया, यहाँ 1/2 आया था, यहाँ 2 और 1 आ गया। जब आपने LHS अलग रखा तो ए बी का वैल्यू अलग आएगा। ए बी क्या है? ये माना हुआ टर्म है, वो तो अलग आएगा ही आएगा। फाइनल रिलेशन अलग नहीं आएगा, क्योंकि पूरे फिजिक्स के लिए फाइनल रिलेशन ये एक ही होगा। क्लियर है? अगला देख लो। अगला देखो, ए फोर्स वेलोसिटी, फोर्स को F बोल रहे हैं, वेलोसिटी V एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया assumed as fundamental, then find पावर का क्या डायमेंशन होगा, आप कैलकुलेट करो। अगर ये फंडामेंटल है तो चलो, तो कह रहा है कि फोर्स वेलोसिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फंडामेंटल है, तो डायमेंशन पावर का पूछ रहा है। ठीक बात है। अब यहाँ एक रेस्ट्रिक्शन लग गया कि पावर का पूछ रहा है, मतलब पावर को LHS में लिखना पड़ेगा। इसके पहले ऐसा नहीं था, किसी को भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ मेंशन कर दिया प्रॉब्लम कि पावर का चाहिए, पावर को आप LHS में लिख लो। बाकी F का पावर A, V का पावर B, I का पावर C, वो तो गया। C को खोज भी रहा था तो लो। पावर, यहाँ डायमेंशन पहले मैं टर्म्स का लिख दूं, ताकि आपको, जैसा मैंने बोला हुआ भी है पहले से, सारे टर्म्स का डायमेंशन अभी लिखते चलेंगे। वेलोसिटी का LT-1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का वैल्यू कहोगे ml2 के बराबर, और पावर का डायमेंशन बोलोगे, पावर होता है वर्क डन बाई टाइम या एनर्जी बाई टाइम, इसलिए कहते हैं ml2। देखो, फोर एनर्जी के लिए ml2t-2, और एक और टाइम से डिवाइड करोगे तो पावर क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी या वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन का मतलब ml2t-2, टाइम से डिवाइड करोगे t-3। अब देखो, टर्म्स आपके क्लियर है।
हो गई, ये डायमेंशन दिया रहेगा एग्जाम में? बिल्कुल भी नहीं दिया रहेगा बेटा, एग्जाम में दिया नहीं होता ये। लेकिन तब पूरा सिलेबस आप पढ़े रहोगे ना, आपको पता रहेगा किसका क्या डायमेंशन है। पुटिंग गेटिंग करो। पावर के लिए ml2t-3, कांस्टेंट के तो समझ में आ गया। फोर्स के लिए mlt-2 का पावर a, lt-1 का पावर b, और इधर बोलोगे ml2 का पावर c। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप टर्म्स का प्रॉपर डायमेंशन लिखो। अगर आप लिखोगे तो क्या होगा देख लो। के तो समझ में आ गया, मास का पावर a, यही डायरेक्ट लिखते चलते हैं, आदत हो गया होगा। यहाँ पे पावर है a, यहाँ पावर है c, सेम बेस में पावर जुड़ गया a प्लस c। लेंथ का पावर यहाँ a, यहाँ b और यहाँ 2c, यहाँ कहोगे a प्लस b प्लस 2c। टाइम का पावर -2a माइनस, यहाँ -2a, यहाँ -b, और यहाँ कितना कहोगे ml2 अब आप कुछ मत करो, एक काम कर लो, इक्वेटिंग पावर। पावर इक्वेट करो। इस रिलेशन का नाम तो कैपिटल ये 1 बोल दो। अगर पावर इक्वेट करोगे तो पावर में है क्या खेल? तो मास, लेंथ, टाइम। आप क्या कहिएगा? तो मास वाले के लिए इधर में है a प्लस सी, इधर में है 1, a प्लस सी 1। लेंथ के लिए a प्लस b प्लस 2c, इधर में 2। टाइम के लिए बोल दो, क्या कहोगे? तो इधर में कहोगे -2a माइनस b माइनस 3, 2a प्लस b बराबर 3। अब देखो, मैं बस इतना हेल्प करूंगा आपका, फिर बताऊंगा कि 3 इक्वेशन है तेरे पास, 3 अननोन है, बड़े मजे में चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। अगर आप कहोगे कि सॉल्व करके दिखा दीजिए, वो भी कर दूंगा। कैसे? देख, अरेंजमेंट कर, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो कि सवाल तुम्हारा आसानी से निकलने के लिए तैयार हो जाए। देखो, आपने क्या लिखा हुआ है बाबू? आप लिखे हुए हो पहले से कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से 2a प्लस b बराबर 3, आप कहोगे a प्लस b इक्वल्स 3। अब यहां से अगर बोलो सही से तो मेरा काम यहीं पे खत्म है। आपको abc का वैल्यू निकालना है। मतलब ये कि इसके बाद का जरूरी नहीं कि जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही करो, तुम्हें जैसे सॉल्व करना हो, 3 इक्वेशन 3 अननोन तुम सॉल्व कर दो। तुम यहां से भी कर सकते हो, a का वैल्यू निकाल लो c के टर्म में, उठा के पुट कर दो, b का वैल्यू निकाल लो a के टर्म में, उठा के पुट कर दो, सॉल्व कर लो, हो जाएगा। तो कैसे भी करके आपको a b c निकालना है, बस ये ध्यान रखना है। यहां फिलहाल a आप कह रहे हो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से 2 में देख लो, a प्लस b को कहोगे कितना तक? आप कह सकते हो a प्लस b प्लस 2c, 3 माइनस a प्लस 2c इक्वल्स 2। आप ये भी कहोगे, इधर ले लो 3 माइनस 2 a माइनस 2c, आप कहोगे a माइनस 2c इक्वल्स 1। a का वैल्यू कहते हो तो कह सकते हो 1 प्लस 2c। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 2 3 4 हो गया ना, ये 3 से था क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा? 4 से।
इक्वेशन नंबर करेक्ट कर लो, 1 उधर लिख दिया। इक्वेशन नंबर 2 में देख लो, 2 में क्या कहोगे भाई, इक्वेशन नंबर 2 में क्या बोलेगा देख लो, a प्लस सी इक्वल्स 1, a के जगह कहोगे 1 प्लस 2c इक्वल्स 1। c का वैल्यू कितना बोलोगे तो 0 के बराबर होगा, सही। अब कहोगे c अगर 0 हो गया तो यहां पे इक्वेशन ये 4 पे 5, इक्वेशन नंबर 5 से a इक्वल्स 1 प्लस 2 इंटू 0, a का वैल्यू कितना तो 1 के बराबर, a निकल गया, c निकल गया, अब कौन बचा तो b बच गया अकेला। आप कहोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से 2a प्लस b बराबर 3, 2 इंटू 1 प्लस b इक्वल्स 3, b का वैल्यू 1 के बराबर। अब आपका a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से p डायरेक्टली टू f का पावर a, v का b, i का c, p डायरेक्टली टू f1 v1 i 0 तो गया। अगर यही पावर के जगह कुछ और रहता, लीनियर मोमेंटम रहता, मास रहता, वेलोसिटी रहता, कुछ भी रहता, तो जो रहता एलएचएस में उसी का डायमेंशन लिखते और सॉल्व करते। मैंने बताया यहां तक मेरा रोल है, यहां के बाद कुछ भी ऐसा नहीं है कि यही तरीका अपनाना है। मैंने यहां से शुरू करा कि चौथा नंबर इक्वेशन से, तुम्हारी मर्जी, तुम पहले सेकंड वाले से शुरू करो, a का वैल्यू निकाल लो, c के टर्म में पुट कर दो, यहां से b का वैल्यू निकाल लो a के टर्म में, फिर a का c में है उठा के पुट कर दो, c का डायरेक्ट वैल्यू निकालो, c का कहोगे वैल्यू निकाल लो a के टर्म में, लिख दो यहां पे, b का वैल्यू निकाल लो a के टर्म में, लिख दो, a का ही पहले वैल्यू निकाल लो। तुम जैसे भी सॉल्व करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एक टर्म LHS बाकी सारा RHS आप प्रॉपरली सॉल्व करोगे, जो होगा वही आंसर आएगा। कोई दिक्कत तो बोलो, अरे करेक्ट है। चलो अगला देखते हैं, फटाफट छाप लो जल्दी। देखो आईडी ने पूछा 2019 में, सरफेस टेंशन क्या होता है मैं थोड़ी देर बाद क्लियर करूंगा। एस प्लैंक्स कांस्टेंट, एच and moment of inertia, assumed as fundamental, then find dimension of किसका, linear momentum। अब एक एक टर्म को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके जाते हैं। सरफेस टेंशन डिटेल आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे, फिलहाल थोड़ा सा आइडिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ये लेंथ कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे यूज करेंगे, वो सब बाद में बात करेंगे। mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाई l आप कहोगे, प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि
डायरेक्ट मैं लिख दूं तुम्हें लगेगा पता नहीं कहां से लिख रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं। न्यू क्या है भाई, तो इसी का नाम है, पढ़ते हैं न्यू, और है क्या, तो फ्रीक्वेंसी। सारे टर्म से बाद में मुलाकात होना है। पढ़ते हैं न्यू, और है क्या, तो फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, ये एनर्जी, और यही तुम्हारा है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आप कहोगे कि h का वैल्यू जो होगा E बाई न्यू के, E का मतलब ml2t-2 हो गए। इसका तो आज नहीं लिखे, पहले से लिखे हुए, जो टर्म नया आ रहा है देखो डिराइव करके दिखा दे रहे। न्यू के लिए आप कह रहे हो t का पावर -1 ml2t-1, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, -2 + 1 -1 के बराबर। चल आगे देख, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो ml², इसके पहले भी देखे थे। लीनियर मोमेंटम p, अब पढ़े होगे मास इनटू वेलोसिटी, मास मतलब ये mlt-, मतलब जो टर्म्स तुम्हारा आया उसका डायमेंशन साइड में लिख लो। सरफेस टेंशन तुम्हारा है mt-2, वहां देखते चलना तुम। प्लैंक्स कांस्टेंट ml2t-1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml², और लीनियर मोमेंटम mlt-1। mt-2 ml2t-1 ml², क्लियर। तो यहाँ डेरिवेशन का अब कोई जरूरत नहीं, डेरिवेशन मैंने सिखा दिया कि कैसे लेना है। अब चलो अब रिलेशन पे आते हैं, छाप लो पहले इसको। एकदम आसान आसान सवाल होता है, बहुत मुश्किल कुछ नहीं होता, और थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो देखो हमारा सिस्टम भी बता देंगे कि डायरेक्ट वहाँ पावर में यूनिट पुट करके चेक कर लोगे यूनिट बराबर हो रहा है कि नहीं। जिसमें बराबर होगा ऑब्जेक्टिव उसी मेथड से सॉल्व भी करना चाहिए, आसान होता है वो मेथड। लेकिन अभी नहीं, अभी फिलहाल तो पहले सीख रहा है। देखो प्रॉब्लम ने एक रेस्ट्रिक्शन लगाया हम लोग को, लीनियर मोमेंटम का निकालना है भाई, ऑप्शन ही नहीं है। लीनियर मोमेंटम को LHS में लिख लो, सरफेस टेंशन A, प्लैंक्स कांस्टेंट B, मोमेंट ऑफ इनर्शिया C। तुम कहोगे जरूरी है यही पहले, यार किसी को लिखना, ABC वेरिएबल है, सॉल्व करेगा ABC का अलग अलग वैल्यू आएगा, बात खत्म है। चलो यहाँ चलते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। P इक्वल्स कहोगे K, S का पावर A, H का पावर B, I का पावर C, इक्वेशन नंबर 1। डायमेंशन पुट करते हैं, बस सीधा लिखो ना। P के जगह कितना कहोगे, ml2t-1, K का तो कुछ लिखना नहीं है। सरफेस टेंशन के लिए mt-2a, H प्लैंक्स कांस्टेंट, ये क्या लिखिए, लीनियर मोमेंटम है ना जी, mlt-1, प्लैंक्स कांस्टेंट सही। चलो प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए कितना कहोगे, तो ml2t-1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया S लिख दिए, H लिख दिए, I लिख दिए, मोमेंटम तो लिख ही दिए। अब देखो mlt-1, RHS में देखो, मास के लिए कहोगे पावर A, पावर B, लेंथ के लिए बोलोगे, यहां तो है नहीं, यहां है, यहां 2c। टाइम के लिए बोलोगे, यहां -2a -b। अगर ये है तो आप कहोगे इक्वेटिंग पावर, पावर इक्वेट करना है भाई, देखना सीधा सीधा तो फंडा है।
यहाँ 1, यहाँ a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, यहाँ 2b प्लस 2c इक्वल्स 1, यहाँ माइनस 2a माइनस b इक्वल्स माइनस 1, 2a प्लस b इक्वल्स 1, थर्ड। चल कुछ मत कर, एक काम कर ले, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, वंस अगेन मैं रिपीट करूंगा कि मेरा काम यहीं तक है, इक्वेशन निकालना। अब आपको 3 अननोन है, 3 इक्वेशन जैसे मन करे यार सॉल्व करके निकाल दोगे वैल्यू। फिलहाल अगर मेरा हेल्प चाहिए तो मैं कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 3 में 2b प्लस 2c इक्वल्स 1, b प्लस c इक्वल्स हाफ। पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 में। अगर पुटिंग गेटिंग करोगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 1, a प्लस हाफ इक्वल्स 1, a का वैल्यू तो निकल गया। ये अगर निकल गया तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 ना, 4 में देख क्या होगा, तो कहोगे 2 इंटू 1/2 प्लस b इक्वल्स 1, सही है। अब अगर b निकल गया तो आप c देख लो, c कहां से निकालेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से 2 इंटू बी प्लस सी इक्वल्स 1, टू बी प्लस 2c, c का वैल्यू कितना, देखो a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया। अगर ये तीनों निकल गया तो रिलेशन में कहां को जाता है, रिलेशन तो लिख ही लेगा। कैसे लिखेगा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से p डायरेक्टली टू s का पावर a h b i c, p डायरेक्टली टू s a, s का पावर a मतलब s का पावर 1, h का पावर 0, i का पावर हाफ। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो। ऐसा ही है, कोई दिक्कत है बोल। आगे तो क्लियर है यहां तक। अरे इसका a का वैल्यू ना, a 1/2 ना है, a है 1/2, देख लो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह का कोई भी 3-4 फिजिकल क्वांटिटी देगा, आपको कहेगा रिलेशन डिफाइन करने के लिए, आप कर लोगे, अरे हो जाएगा ना। आगे अगला लिखो, चलो एक एग्जांपल तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए देते हैं, करना फिर, वो भी आईटी 2019 का पूछा हुआ सवाल। वेलोसिटी v, एक्सीलरेशन a and force F, assumed as fundamental, find dimension of Young's modulus। यही सब एक चीज जो बोल रहे थे, यही सब रिलेशन में कांस्टेंट का वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर तुम ढूंढ लोगे कि कांस्टेंट कितना, तेरा नाम भी बुक में छपने लगेगा यार, क्योंकि ये रिलेशन निकाल के हम लोग बता दिए कि ऐसा होगा। कांस्टेंट कितना नहीं पता, कांस्टेंट ढूंढना ही मुश्किल काम है बस। यंग्स मॉडुलस y, इन सब के बीच रिलेशन, आपको मैं टर्म का सिर्फ डायमेंशन लिख दूं। वेलोसिटी के लिए LT-1, एरिया के लिए LT-2, फोर्स के लिए कहते हो MLT-2, यंग्स मॉडुलस के लिए बोलते हैं
फोर्स पर यूनिट एरिया एक्चुअली होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन समझाते लिखते हैं, समझाते हुए तो आसान रहेगा। फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। क्लियर कर लो यहाँ, अच्छा रहेगा। सब टर्म बार बार आएगा, परेशान करेगा, सीखते चलोगे अच्छा रहेगा। स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब फोर्स बाय एरिया, फोर्स मतलब mL(T-2), एरिया मतलब L² mL-1T-2। स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ का चेंज बोलो, ओरिजिनल बोलो, कोई डायमेंशन नहीं, मतलब मास नहीं, लेंथ नहीं, टाइम नहीं। तो इसका मतलब यंग्स मॉडुलस जो होगा तुम्हारा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है mL-1T-2, मास नहीं, लेंथ नहीं, टाइम नहीं, mL-1। अब यही सब टर्म कलेक्ट करते जाओगे डायमेंशन, क्योंकि यंग्स मॉडुलस अभी मैंने लिखा, लेकिन फिर जब आएगा तो ऐसा नहीं ड्राइव करके बताएंगे यार, तब डायरेक्ट यूज कर लेंगे। सही है। तो इन सब के बीच आपको कह रहा है कि ये तीनों फंडामेंटल है, तो इस यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन आप कैलकुलेट करना, और अगले लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगा यार, पूछूंगा ऐसे कैसे, लेकिन अगले लेक्चर में हम इसका डिस्कशन करेंगे। या तुम अगर सॉल्व कर लेते हो तो कमेंट्स में जरूर डाल देना, ABC का वैल्यू सिर्फ डालोगे, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डाल देना कि A का कितना, B का कितना, C का कितना, पता लगेगा कि तुमने सॉल्व भी किया है या नहीं किया है। इसलिए मैंने B का पावर A का पावर B और F का पावर C बोला है। क्लियर है। ABC का वैल्यू बता के दिखा, फिर अगले लेक्चर में, इससे आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, ये सब। मतलब इस चैप्टर का जो एक हिस्सा था यूनिट एंड डायमेंशन, वो हम लोगों ने अब कंप्लीट कर लिया। डायमेंशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके आगे जो पढ़ना है वो है एरर एंड मेजरमेंट, जो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगले लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे।